गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ अ सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने वेरेक्टर डायोड को डिस्कस किया था। तो वही सीक्वेंस के अंदर आज हम लोग तीन और स्पेशल डायोड को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके नाम है वेरिस्टर्स, टनल डायोड एंड पीआईएन डायोड। तो ये बेसिकली तीन स्पेशल पर्पस डायोड है जिसको हम लोग आज के लेक्चर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, दैट इज अ वेरिस्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले वेरिस्टर क्या होता है और उसको कहाँ पे यूज किया जाता है, उसकी एप्लीकेशन क्या है उसको समझते हैं। उसके बाद उसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। तो आपने जब नोटिस किया होगा कि जब भी लाइटनिंग होती है, ठीक है, मतलब कि जब आप अर्थ के ऊपर बिजली गिरती है, तो मान लो कि कोई अगर पोल है उसके ऊपर बिजली गिरती गिरती है, तो उसके कारण क्या होता है कि जो लाइंस होते हैं जिसमें से पावर ट्रांसमिट हो रहा है, उसमें काफी सारे स्पाइक क्रिएट होते हैं। और वो स्पाइक के कारण आपके घर पे जो पावर सप्लाई पहुंचते हैं उसमें कुछ सडन अमाउंट के स्पाइक्स आपको मिलते हैं और वो काफी हाई वोल्टेज के होते हैं। तो उसके कारण आपके घर के काफी सारे अप्लायंसेस डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, ओवरकम करने के लिए बेसिकली वेरिस्टर्स को लाइन में लगाया जाता है। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे हम लोग जो वेरिस्टर की बात करेंगे वो घर के हाउस होल्ड अप्लायंसेस को बचाने की जगह पे बेसिकली हम डील करेंगे पावर सप्लाई के लिए। ठीक है, तो जनरली हमने देखा है कि पावर सप्लाई का काम क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। और उसके लिए हम लोग कौन सा कंपोनेंट यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर आपको कोई भी पावर सप्लाई डिजाइन करना है तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसफार्मर लगाते हैं। वो एसी वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है। फिर ट्रांसफार्मर के बाद हम क्या करते हैं, तो ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है उसके बाद हम लोग लगाते हैं एक रेक्टिफायर, जो एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। फिर रेक्टिफायर का आउटपुट है उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं इंडक्टिव फिल्टर या कैपेसिटिव फिल्टर के साथ। फिर कैपेसिटर का जो आउटपुट है उसको हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर में देते हैं, एंड वोल्टेज रेगुलेटर का आउटपुट आपका प्योर डीसी होता है। ठीक है, तो ये एक डायग्राम होता है एक पावर सप्लाई का। अब अगर हम लोग ये पावर सप्लाई को डायरेक्टली, जो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है जिसमें हम लोग एसी देते हैं, हमारा ट्रांसफार्मर है। और ट्रांसफार्मर में हमने देखा है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो वाइंडिंग होते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग में हम लोग एसी इनपुट देते हैं एंड सेकेंडरी वाइंडिंग से हमारा रेक्टिफायर कनेक्टेड होता है। तो अगर हम लोग डायरेक्टली जो एसी सप्लाई है जो हमें घर पे मिलता है उसको हम लोग अगर कनेक्ट करते हैं एसी प्राइमरी वाइंडिंग में, तो जब भी ऐसे लाइटनिंग के कारण या कोई भी सडन इंसिडेंट के कारण अगर लाइन में स्पाइक आता है, मतलब कि 230 वोल्ट की जगह पे काफी हाई वोल्टेज अगर 500 600 जितना वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है, स्पाइक मिलता है, तो उसके कारण आपका जो पावर सप्लाई है वो डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम लोग वेरिस्टर को यूज करते हैं। और वेरिस्टर को आपको जहां पे एसी सप्लाई देते हो वहां पे लगाना होता है, मतलब कि जो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग होता है उसके साथ हम लोग वेरिस्टर को अटैच करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सर्किट डायग्राम में आप लोग देखोगे तो एक पावर सप्लाई का सर्किट दिया है। तो उसमें आप लोग देखोगे तो जो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है वहां पे हम लोगों ने एक वेरिस्टर लगाया है, और वो वेरिस्टर का मॉडल है V130LA2। ठीक है, ये वेरिस्टर का एक मॉडल है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में हमने वेरिस्टर लगाया। अभी ये वेरिस्टर मान लो कि 200 वोल्ट का है, तो क्या करेगा, जब भी ऐसे सडन स्पाइक्स आएंगे 200 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज के, ठीक है, या तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में या नेगेटिव हाफ साइकिल में, तो उसको वो डाउन करके 200 वोल्ट पे सेट कर देगा। यानी कभी भी आपके ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में 200 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज इनपुट में नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वो पूरा पावर सप्लाई है उसको बचा के रखता है। अब ये वेरिस्टर में होता क्या है, तो बेसिकली जो वेरिस्टर्स होते हैं उसके अंदर दो जेनर डायोड का यूज किया जाता है। आपको पता होगा कि जेनर डायोड है वो एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। तो यहाँ पे बैक टू बैक दो जेनर डायोड का यूज किया जाता है। ठीक है, और जेनर डायोड मार्केट के अंदर 10 वोल्ट से 1000 वोल्ट के रेंज में आपको मिलते हैं। ठीक है, उसके मतलब जेनर वोल्टेज की रेंज है वो 10 वोल्ट से 1000 वोल्ट की मिलती है। तो मान लो आपको अपना पावर सप्लाई है उसमें ऐसा सेट करना है कि 200 वोल्ट से कभी भी वोल्टेज इनपुट साइड स्पाइक के कारण इंक्रीज ना हो, तो आपको दो 200 वोल्ट के जेनर डायोड को बैक टू बैक लगाना है। किस तरह से, तो आप देख सकते हो कि दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट है, एक को फॉरवर्ड बायस में और एक को रिवर्स बायस में कनेक्ट हो, इस तरह से बैक टू बैक लगाया है। तो उसके कारण क्या होगा, जो फॉरवर्ड बायस डायोड होगा वो आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल का स्पाइक है उसको लिमिट करेगा, एंड जो रिवर्स बायस आपका जेनर डायोड होगा वो नेगेटिव हाफ साइकिल में अगर स्पाइक आता है तो उसको लिमिट करेगा। इन सो दोनों तरफ की स्पाइक को अपना जो ये वेरिस्टर है, वेरिस्टर यानी दो जेनर डायोड को आप लोगों को अपोजिट डायरेक्शन में बैक टू बैक कनेक्ट करना है एट द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर।
ठीक है। तो इस तरह से दोनों हाफ साइकिल के अंदर अगर स्पाइक आते हैं तो हमारा वेरिस्टर है अपने पावर सप्लाई को बचा के रखता है, ठीक है। और यहाँ पे जेनर डायोड के जितने ब्रेकडाउन वोल्टेज आप लोग लेते हो, ठीक है, पर्टिकुलरली वो वेरिस्टर का एक सेट लेवल होता है कि उसके ऊपर अब कभी भी आपका वोल्टेज जाता है तो वो उसको लिमिट कर देगा जेनर डायोड के ब्रेकडाउन वोल्टेज के साथ, ठीक है, सॉरी जेनर डायोड के जेनर वोल्टेज के साथ, ठीक है। तो इस तरह से आपका वेरिस्टर काम करता है। अब नेक्स्ट डायोड है, उसका नाम है टनल डायोड, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मल जंक्शन डायोड से टनल डायोड कैसे डिफरेंट होता है उसको समझते हैं। तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के अंदर आपने देखा था कि एक पी मटेरियल होता है, एक एन मटेरियल होता है, और दोनों के अंदर डोपिंग की जाती है इंप्योरिटीज की, ठीक है। अब दोनों के अंदर इंप्योरिटी की डोपिंग है वो कुछ प्रोपोर्शन में की जाती है, ठीक है, और वो यूनिफॉर्म होती है। लेकिन टनल डायोड के अंदर क्या होता है कि जो डोपिंग होती है वो काफी हाई अमाउंट की जाती है। तो नॉर्मल डायोड में जो डोपिंग की जाती है उसके मुकाबले टनल डायोड के अंदर डोपिंग की जो अमाउंट है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो काफी ज्यादा होता है। अब आपको याद होगा कि जितना डोपिंग ज्यादा होगा उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ज्यादा होंगे, और जितना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उतना ही डिप्लेशन रीजन नैरो होता जाएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट डोपिंग की अमाउंट मतलब मान लो कि एक पी मटेरियल है, पी मटेरियल के अंदर 1 लाख जितने सिलिकॉन के एटम है, और मान लो उसके अंदर हम लोग 1000 जितने इंप्योरिटी के एटम ऐड करते हैं, तो वो एक डोपिंग का अमाउंट हुआ। और 1000 की जगह पे मान लो हम 10,000 का डोपिंग करते हैं, 10,000 एटम का, तो वो ज्यादा डोपिंग हुआ। तो इस तरह से नॉर्मल डायोड से टनल डायोड के अंदर इंप्योरिटी का डोपिंग अमाउंट है वो ज्यादा होता है, और वो डोपिंग अमाउंट ज्यादा होने के कारण उसका जो डिप्लेशन रीजन होता है वो नॉर्मल डायोड से नैरो हो जाता है। और उसके कारण क्या होता है कि आपने देखा था कि नॉर्मल डायोड के अंदर रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन आपको कुछ वोल्टेज के बाद मिलता है, जैसे कि 15, 16। तो लैब में हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किया था, जब वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड डिस्कस किया था, तो उसमें आपने देखा था कि 16 वोल्ट पे रिवर्स बायस में आपका डायोड है वो ब्रेकडाउन होता था। तो अभी टनल डायोड के अंदर ज्यादा डोपिंग करने से क्या होगा कि डिप्लेशन रीजन नैरो होगा, और उसके कारण आपका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो आपको कितनी डोपिंग करनी है मैन्युफैक्चरर को, तो वो इतनी डोपिंग करते हैं कि ताकि जो ब्रेकडाउन है वो 0 वोल्ट पे ही अकर हो जाए, ठीक है। यानी कि रिवर्स बायस में आपको कोई भी रेंज नहीं मिलेगी, डायरेक्टली 0 वोल्टेज पे ही आपका ब्रेकडाउन अकर हो जाए, ठीक है। तो उसके कारण आपको यहाँ पे देख सकते हो कि रिवर्स बायस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्राफ के अंदर, ठीक है, वो डायरेक्टली 0 वोल्ट पे ही आपको रिवर्स बायस में करंट मिलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ब्रेकडाउन अकर हो जाता है। तो टनल डायोड कैसे फॉर्म किया जाता है, तो नॉर्मल डायोड की जगह पे यहाँ पे हाई डोपिंग की जाती है, और डोपिंग का अमाउंट है वो इतना रखा जाता है ताकि जो ब्रेकडाउन रिवर्स बायस में अकर होता है वो पर्टिकुलर वोल्टेज की जगह पे 0 वोल्ट पे अकर, ठीक है। अब ऐसा करने से जो डायोड की फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी थोड़ी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो आपने नॉर्मल डायोड में देखा था कि जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो कट इन वोल्टेज तक डायोड ऑफ रहता था, उसके बाद एक्सपोनेंशियली करंट आपका इंक्रीज होता था। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोगों ने डोपिंग इंक्रीज किया और ब्रेकडाउन को 0 वोल्ट पे अकर किया, तो उसके कारण आप लोग फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स को देख सकते हो कि पहले वो करंट इंक्रीज होता है, उसके बाद कहां तक, तो आईपी, ठीक है। तो वीपी यहाँ पे पीक वोल्टेज है, वहां तक अगर आप लोग वोल्टेज अप्लाई करते हो तो आपका करंट इंक्रीज होता है। फिर वीपी के बाद अगर आप लोग वोल्टेज इंक्रीज करते हो तो आपका करंट है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है, कहां तक, वीवी तक, ठीक है। तो वीवी वोल्टेज तक वो डिक्रीज होता है, और वीवी वोल्टेज के बाद अगर आप लोग वोल्टेज को इंक्रीज करते हो तो आपका वापस करंट इंक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो वीपी एंड वीवी वोल्टेज के बीच में वोल्टेज इंक्रीज करने से आपका करंट डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि आपका रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो टनल डायोड है वो फॉरवर्ड बायस के अंदर ये पर्टिकुलर रीजन के अंदर नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और उसकी काफी एप्लीकेशन है। तो जो नेगेटिव रेजिस्टेंस की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके कारण जो टनल डायोड होता है वो ऑसिलेटर सर्किट के अंदर यूज किया जाता है। अब ऑसिलेटर सर्किट अगर आपको नहीं मालूम है तो ऑसिलेटर इज अ वन सर्किट, उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ डीसी बायस देना होता है, डीसी बैटरी कनेक्ट करनी होती है, और वो एक साइनोसोडियल वेव जनरेट करता है, एसी सिग्नल जनरेट करता है, ठीक है। तो नॉर्मल जो साइन वेव जनरेटर होते हैं वो मैकेनिकल एनर्जी को साइनोसोडियल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ऑसिलेटर जो होता है वो आपका डीसी सिग्नल होता है, एनर्जी सिग्नल, उसको साइनोसोडियल यानी कि एसी सिग्नल में, साइनोसोडियल सिग्नल में वो कन्वर्ट करता है। तो वहां पे ये नेगेटिव रेजिस्टेंस की इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ पे यूज होती है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे टनल डायोड का सिंबल भी देख सकते हो। तो ये था हमारा नेक्स्ट डायोड, दैट इज अ टनल डायोड। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ सकते हो। अब उसके बाद जो थर्ड हमारा आज का लास्ट डायोड है उसका नाम है पी आयन डायोड, ठीक है।
अब यहाँ पे आप लोग नाम के अंदर देखोगे तो 3 वर्ड है, PIN, और नॉर्मल डायोड में आपने देखा होगा कि हम लोग उसको PN जंक्शन डायोड बुलाते हैं। तो सबसे पहले ये नॉर्मल डायोड से अलग कैसे है? तो नॉर्मल डायोड के अंदर यानी कि PN जंक्शन डायोड के अंदर 2 मटेरियल यूज की जाते हैं, एक P मटेरियल, एक N मटेरियल, ठीक है, और दोनों के बीच में जंक्शन होता है। लेकिन PIN डायोड के अंदर 3 मटेरियल यूज किए जाते हैं, एक P मटेरियल होता है, एक N मटेरियल होता है, और दोनों के बीच में एक I मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो वेरी फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि सेमीकंडक्टर 2 टाइप्स के होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, और एक्सट्रिंसिक के 2 टाइप्स होते हैं, P एंड N टाइप। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो इंट्रिंसिक मटेरियल ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसके अंदर किसी भी तरह की इंप्योरिटीज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन या जर्मेनियम्स होते हैं, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि डायोड अगर सिलिकॉन का बना है तो P मटेरियल यानी उसके अंदर सिलिकॉन के एटम होंगे और साथ में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी के एटम भी होंगे। आई यानी इंट्रिंसिक मटेरियल जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन के ही एटम होंगे। एंड एन यानी कि एन टाइप मटेरियल जिसके अंदर सिलिकॉन के एटम होंगे और साथ में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी के एटम्स भी होंगे। तो ये 3 रीजन से आपका PIN डायोड बनता है। और ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करने से आपको फायदा क्या मिलता है? तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पे डायोड में देखोगे तो पहले P मटेरियल है, उसके बाद I मटेरियल है, उसके बाद N मटेरियल है, ठीक है। और उसका सिंबल आप लोग यहाँ पे नीचे देख सकते हो, ठीक है। अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है तो अब यहाँ पे समझते हैं कि ये 3 मटेरियल यूज करने से फायदा क्या होता है कि जब भी आप लोग ये डायोड को फॉरवर्ड बायस में रखते हो तो आपको वो एज अ करंट कंट्रोल रजिस्टर की तरह काम करता है, ठीक है। आपको ये डायोड के रिगार्डिंग 2 ही चीजें आपको याद रखनी है कि जब भी आप लोग ये डायोड को फॉरवर्ड बायस में रखते हो तो वो करंट कंट्रोल रजिस्टर की तरह काम करता है, और जब उसको रिवर्स बायस में रखते हो तो वो एक फिक्स्ड कैपेसिटेंस की तरह काम करता है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग फॉरवर्ड बायस में रखेंगे, ठीक है, तो वो करंट कंट्रोल रजिस्टर की तरह काम करता है। मतलब कि जैसे आप लोग डायोड में से जो करंट पास होता है उसको वेरी करोगे तो डायोड का रेजिस्टेंस वेरी होगा। और वो कैसे वेरी होगा वो यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हो कि जैसे ही डायोड में से जो करंट पास होता है उसको आप लोग इंक्रीज करते हो तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है, मतलब कि नेगेटिव रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ठीक है। एंड जब भी ये डायोड को आप लोग रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हो तो उसका जो डिप्लेशन रीजन होता है उसके अराउंड एक कैपेसिटेंस जनरेट होता है और उसकी वैल्यू फिक्स रहती है। तो रिवर्स बायस के अंदर ये डायोड है वो एक फिक्स्ड कैपेसिटेंस की तरह काम करता है। तो ये डायोड के रिगार्डिंग सारे स्टफ से उसको आप लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का लास्ट डायोड, दैट इज अ PIN डायोड। तो आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली हम लोगों ने 3 डायोड डिस्कस किए, जिसमें से फर्स्ट डायोड था हमारा वेरिस्टर, जो 2 जेनर डायोड को बैक टू बैक अपोजिट साइड में कनेक्ट करने से फॉर्म होता था, और उसका यूज था कि जब भी इनपुट एसी वोल्टेज में स्पाइक्स आते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड में तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए। फिर दूसरा डायोड था जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया, वो था हमारा टनल डायोड, और उसका काम क्या था? तो उसका काम था कि नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करना, तो उसकी एप्लीकेशन थी ऑसिलेटर के अंदर साइन वेव जनरेट करने के लिए। और तीसरा डायोड था यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया PIN डायोड, और उसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है? तो जो PIN डायोड होता है तो उसको अगर हम लोग फॉरवर्ड बायस में रखते हैं, ठीक है, तो वो फॉरवर्ड बायस के अंदर एक करंट कंट्रोल रजिस्टर की तरह काम करता है, मतलब वेरिएबल रजिस्टर की तरह, और रिवर्स बायस के अंदर वो एक फिक्स्ड कैपेसिटेंस की तरह काम करता है। तो जो RF एप्लीकेशन होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन एंड माइक्रोवेव एप्लीकेशन, वहां पे मॉड्यूलेटर सर्किट के अंदर ये डायोड का यूज किया जाता है। तो आपको सभी डायोड का सर्किट्स और उसके सिंबल भी याद रखने हैं और उसका वर्किंग भी आपको याद रखना है। तो आज के लेक्चर का होमवर्क है वो आपके लिए ये है कि यू हैव टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन PIN डायोड, ठीक है। और ये होमवर्क आपको लिख के नेक्स्ट लेक्चर से पहले गूगल क्लासरूम के अंदर सबमिट करना है। थैंक यू सो मच।